ओके, थैंक यू साद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि साद ने बताया आपको कि ये फर्स्ट डे है हमारा टेक त्यौहार का, और आप लोगों के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है। मैंने खुद भी एजेंडा जो है अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, उसमें फ्रीलांसिंग, क्लाउड, मशीन लर्निंग और ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आई थिंक आज के स्टूडेंट को पता होने चाहिए, स्पेशली जो कि जिस तरह का आज का जॉब का ट्रेंड चल रहा है उसमें ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। तो आई रियली थिंक एंड आई होप कि आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे इन दोनों दिनों में, और आप सेशंस को लेंगे, और ना सिर्फ सेशंस को लाइक ज्वाइन करेंगे बट आल्सो आप क्वेश्चंस करेंगे इन सेशंस के अंदर, क्योंकि इन्हीं सेशंस के अंदर जो है वो इस तरह के टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो हमने प्रिपेयर किए हैं और जिसके बारे में क्विज आएगा। सो हमारा तो यही मतलब एम होगा कि आप लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे गुडीज़ वगैरह लें। तो उसके लिए यही होगा कि आपको सेशंस को प्रॉपर्ली ज्वाइन करना होगा, विच आई विल होप दैट यू गाइस विल डू। सो ये फर्स्ट सेशन है, एंड आई होप कि मैं आप लोगों को बोर ना करूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सेशन को एक बहुत इजी टॉपिक को सिलेक्ट किया उसमें, और वो टॉपिक क्या होगा, वेब एप्लीकेशंस के बारे में, कि वेब एप्लीकेशंस आप किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम वेब एप्लीकेशंस का इम्पैक्ट किन डिफरेंट यूजर्स के ऊपर और डिवाइसेस के ऊपर होता है। सो और एट द एंड हम एम जो होगा वो मॉडर्न स्टैक्स के थ्रू होगा। आपने अक्सर वर्ड्स को सुना हुआ होगा, मीन स्टैक, मर्न स्टैक, ASP.NET एटसेट्रा। पर तो मतलब सिर्फ उसको बायस को ख़त्म करने के लिए व्हाट आई डिड वाज आई चोज द वर्ड ऑफ मॉडर्न स्टैक, ताकि आप लोगों को मैं शेयर कर सकूं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, बता सकूं आपको कि कौन कौन से स्टैक्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं वेब एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए, और फिर उन वेब एप्लीकेशंस को ना सिर्फ ब्राउज़र तक महदूद करने के लिए बट एट द सेम टाइम उनको डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी मूव करने के लिए। इस टॉक की जो ऑडियंस होगी हमारे पास वो ऑडियंस होगी जो कि मतलब स्पेशली फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आप FIP बनाने जा रहे हैं या आपका FIP बन रहा है, तो आपके लिए जो है वो इसमें कुछ आइडियाज़ होंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके मतलब आइडियाज़ हैं, आप उनको किस तरह से बेटर कर सकते हैं, उनको फाइन ट्यून कर सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में उस आइडियाज़ को चल सके। कुछ टाइम पहले ही मैं भी स्टूडेंट था, और मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपके पास बहुत से आइडियाज़ होते हैं। आपका दिल करता है कि मैं एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाऊं, मैं क्लाउड की एप्लीकेशन बनाऊं, और आप स्टार्ट तो करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो आइडियाज़ जो हैं क्योंकि डेफिनेटली माइंड डाइवर्ट कर जाता है, तो उसकी वजह से आपके जो आइडियाज़ हैं वो फिर पीछे रह जाते हैं। तो आई होप कि इस टॉक से आपको कुछ कुछ टिप्स मिलें कि किस तरह से आपके अगर मतलब कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं तो आप उनको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं कि लॉन्गर पीरियड में आपके पास आइडिया भी रहे, और एट द सेम टाइम आप उसकी डेवलपमेंट करके उसको एक 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 बेटर प्रोजेक्ट के तौर पे आप उसको रिलीज कर सकें मार्केट के अंदर एज योर ओन प्रोडक्ट। जैसे साद ने बताया कि मैं डेवलपर एडवोकेट हूँ एडियन में। एडियन इटसेल्फ इज़ अ कंपनी, और हम पेमेंट्स हैंडल करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। we're based out here in Amsterdam. और इससे पहले जो है वो मैं मोस्ट ऑफ माई टाइम जो मैंने स्पेंड किया है वो लाहौर के अंदर स्पेंड किया मैंने। आई वाज वर्किंग इन सम ऑफ द IT कंपनीज देयर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इस टॉक के जो ऑडियंस लेवल है, एज यू नो फ्रॉम द टाइटल ऑफ दिस इवेंट एंड दिस सेमिनार, वो ऑडियंस जो है वो स्टूडेंट्स होगी। तो दैट इज़ वाई इस टॉक के अंदर, एटलीस्ट मेरी टॉक के अंदर, आप जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स नहीं देखेंगे, क्योंकि एम ये है कि हम सबको जो है वो साथ लेके चलें, ताकि कोई भी जो है वो इस टॉक के अंदर या इस पूरे इवेंट के अंदर जो है वो हमारे से आगे पीछे नहीं हो, या किसी के लिए टॉपिक्स जो है या जो टॉक है वो हाई लेवल ना हो। जो फॉर्मेट होगा इस डिलीवरी का वो डिस्कशन फ्रेंडली है, और इस वजह से मैं इस टॉक के शुरू के अंदर ही आपको कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ क्वेश्चंस करें, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं आप करें, क्योंकि ये जो एटलीस्ट जो मेरी टॉक है इसके अंदर आई वुड अप्रिशिएट कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस करें, ताकि हम इस टॉक को प्रॉपर वे में लेके चलें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आपके पास कोई रियल लाइफ क्वेश्चंस हैं या क्वेश्चंस हैं जो जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा, तो यू आर मोर देन वेलकम टू स्टॉप मी एनी टाइम एंड जस्ट आस्क देम। I might not be able to read the questions, तो साद maybe you can help me out अगर कोई हमें क्वेश्चन करे, ताकि मैं वहीं पे रुक के कोई कंफ्यूजन हो तो मैं क्लियर कर दूं। Again, the questions are highly encouraged. So for example, अगर हम वेब एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटोटाइप्स की। जिस तरह कि मैं आपको मतलब आपके साथ शेयर किया मैंने
कि स्टूडेंट्स के पास बहुत से आइडियाज़ होते हैं, स्पेशली जिस टाइम पे आप हैं और आप लोग जिस तरह आप लोग कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटीज़ हैं, गूगल की कम्युनिटीज़ हैं, और भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ इस तरह चल रही हैं, हमारे जितने स्पॉन्सर्स पार्टनर्स हैं इस इवेंट के लिए, सबकी कम्युनिटीज़ हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी स्टूडेंट्स जो इन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करते हैं, उन सबके पास कुछ आइडियाज़ होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं अ, अपने अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर या अपने स्टूडेंट लाइफ के बाद के लिए उनके पास जो है वो आइडियाज़ होते हैं। तो उन आइडियाज़ को आप एज सुन एज पॉसिबल डेवलप करना स्टार्ट करें। इसके अंदर लैंग्वेज आप कौन सी चूज करेंगे, या फॉर एग्जांपल जिस तरह आगे के सेशंस में आप देखेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में आपको टिप्स दी जा रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में। तो इनके अंदर लैंग्वेजेस कौन सी आपने यूज करनी है ये मैटर नहीं करती। आज के टाइम में जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, पाइथन, इन सब की मोरलेस स्पीड, परफॉर्मेंस, फीचर्स, फ्लेक्सिबिलिटी, आईडीई सपोर्ट, ये सब कुछ सेम है। तो अगर आपको कोई कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और कोई आपको कहता है कि नहीं पाइथन के बगैर आप इसको नहीं कर सकते, तो दैट्स नॉट राइट। सी शार्प के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा अब सपोर्ट आ चुकी है, एमएल की। और उसी तरह अगर आपको कोई कहता है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आपको सिर्फ जावा या सी शार्प नहीं करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल फ्लटर फ्रेमवर्क भी है, आप उसमें भी कर सकते हैं। तो आपको हमेशा उस लैंग्वेज को, उस रन टाइम को चूज करना चाहिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील करें और जिस पे सबसे ज़्यादा आपको कमांड हो। तो द गोल ऑफ द प्रोटोटाइप इज कि आपके पास कम से कम जो आपका आइडिया है, जो आपके आपके माइंड के अंदर एक चीज पड़ी है, आप उसको एक टेंजिबल फॉर्म में आप उसको शो करें। दैट इज वेयर अ वेब एप्लीकेशन कम्स इन, कि आपकी जो वेब एप्लीकेशन है वो आपके लिए बनाना सबसे ईजी है। ऑल यू नीड इज एन HTML पेज, और बैकएंड के ऊपर फॉर एग्जांपल एक सिंपल आपने कोई सर्वर बना दिया, उसके लिए आप Node.js को यूज कर सकते हैं, ASP.NET को यूज कर सकते हैं। इस तरह काफी फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं जिसके थ्रू आप एक प्रोटोटाइप बना के आप उसको शेयर कर सकते हैं। अब अक्सर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अगर अपना प्रोटोटाइप शेयर करें, तो वो आपको स्पॉन्सर भी करते हैं उसको उसको प्रॉपर्ली डेवलप करने के लिए, और उसको मतलब एक प्रॉपर मार्केट तक ले जाने के लिए आपको स्पॉन्सर करेंगे, आपको आपको सपोर्ट करेंगे, और आपके पास अक्सर सीनियर्स आएंगे जो कि आपको उस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर सपोर्ट करेंगे। तो प्रोटोटाइप जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके आइडिया को मार्केट की तरफ लाने के लिए। तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, लाइक आई टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। एज सुन एज यू हिट द मार्केट, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सो आई सजेस्ट दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन आइडियाज़, जितनी जल्दी भी हो सकता है आपसे आप वो करें। फिर ना सिर्फ आप एप्लीकेशन जो है उसको डेवलप करें, फॉर एग्जांपल अक्सर लोग क्या करते हैं, एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी अदर प्लेटफॉर्म, लेकिन फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस है हमारे पास। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो स्टार्ट लेते हैं वर्डप्रेस से, ओके दैट्स फाइन, लेकिन वर्डप्रेस को फिर आगे स्केल करने के अंदर उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, अनलेस यू नो PHP, and I mean then you have two problems, right? One is WordPress, the other one is PHP, and so on and so forth. So what I always try to recommend to anybody who asks me these questions is, हमेशा आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा फ्रेमवर्क यूज करें जिसको आप फर्दर एक्सटेंड कर सकें, और जिसके अंदर आपकी अपनी लर्निंग भी हो, आपका अपना एक्सपीरियंस भी ऐड हो रहा हो, और आप प्रोजेक्ट को डेवलप करते हुए भी उसको एंजॉय कर रहे हो, आप उसको मतलब फील कर सकें कि ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है और मैं इसको एंजॉय करके बना रहा हूँ। उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइब्रिड एप्लीकेशंस आ जाती हैं। इसमें होता है कि आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाई है, लाइक फॉर एग्जांपल Node.js में या स्प्रिंग बूट के अंदर बनाई है, और आप उसको इस तरह इस मैनर में बनाते हैं कि आप एंड्रॉयड या iOS एप्लीकेशंस के अंदर भी लोकली उसको एम्बेड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको फर्दर अगर किया जाए तो उसमें प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस आ जाती हैं, कि आप फिर फॉर एग्जांपल एक नेटिव एप्लीकेशन नहीं बनाते, आप उसके लिए क्या करते हैं कि आप ऑनलाइन जो आपके फॉर एग्जांपल जो वेब एप्लीकेशन है उसी के अंदर आप उसकी मैनिफेस्ट वगैरह ऐड कर देते हैं, और उस मैनिफेस्ट के थ्रू क्या होता है कि वो आपकी एप्लीकेशन लोकली, जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है, iOS है, या आजकल इस पे विंडोज़ के ऊपर भी ये फीचर्स आ गए हैं, तो वो लोकली आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको इंस्टॉल कर देगा। तो इन अ वे वो इंस्टॉलेशन नहीं होती, वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन ही वहाँ पे एज एन एक्सटेंडेड शॉर्टकट ऐड हो जाता है। उसका बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास यूजर्स जो हैं वो जल्दी आ जाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव अ क्रॉस प्लेटफॉर्म सोल्यूशन। तो जब आप प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं अपना, ऑल्दो ये चीज़ें उस टाइम मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आप प्रोटोटाइप के दौरान आप इसको एक दफ़ा क्वेश्चन करें अपने आप से कि ये आप एप्लीकेशन या जो भी आपका आइडिया है ये आप कहाँ कहाँ रन करना चाहते हैं, तो आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी उसके ऊपर, कि आप ये देखें कि आपने एप्लीकेशन किस किस चीज़ में बनानी है और कहाँ कहाँ आपने रन करनी है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ।
अब अगर हम देखें कि जो हमने पिछली पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है मोबाइल एप्लीकेशन यूजर्स के ऊपर। कि अगर आप फॉर एग्जांपल क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाते हैं, देन यू कैन इजीली टारगेट योर मोबाइल एप्लीकेशन यूजर्स। आप एंड्रॉयड के ऊपर जा सकते हैं, iOS के ऊपर जा सकते हैं, और जिस तरह फॉर एग्जांपल फ्लटर फ्रेमवर्क है, तो फ्लटर फ्रेमवर्क के थ्रू आप आराम से अपनी एप्लीकेशंस को विंडोज़ के ऊपर भी रन कर सकते हैं, आप लिनक्स के ऊपर भी अब उसकी सपोर्ट आ चुकी हुई है। तो इस तरह से आप मोबाइल एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट कर सकते हैं। Now, why I mentioned web application and now I'm talking about mobile application is because web application जो आपकी हैं, वो application as it is ही आपकी मोबाइल के ऊपर भी रन हो जाती है। Like we have seen Apache Cordova, we have seen other frameworks जो कि सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती हैं, लेकिन आपको सपोर्ट ये प्रोवाइड करती हैं कि बजाय इसके कि सिर्फ आपकी एप्लीकेशन एक ब्राउजर में रन करे, क्योंकि ब्राउजर के ऊपर आपके पास 100% सपोर्ट नहीं होती हर चीज़ की। तो उस वजह से आपके पास अगर मोबाइल एप्लीकेशन को आप नेटिवली उसको उसको टारगेट करेंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहाँ पे आपके पास सपोर्ट ज़्यादा आ जाएगी और आप एक बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हैं अपने यूज़र को, बजाय इसके कि आप कि अक्सर फीचर्स जो हैं वो अक्सर मोबाइल के ऊपर या अक्सर ब्राउजर्स के ऊपर एक्सेसिबल ना हो। क्योंकि आप अगर आपकी एप्लीकेशन सिर्फ एक वेब एप्लीकेशन है, तो यूज़र तो उसको किसी भी ब्राउजर से एक्सेस करने की कोशिश करेगा और एक्सेस कर भी लेगा, लेकिन सर्टन ब्राउजर्स जो हैं और सर्टन वर्जन जो हैं वो ब्राउजर के, वो हर फीचर को सपोर्ट नहीं करते। सो दैट्स वाई इट्स ऑलवेज बेस्ट टू गो नेटिव। आप क्रॉस प्लेटफॉर्म को टारगेट कर सकते हैं, और मेरी पर्सनल अगर प्रेफरेंस और या सजेशन में दूं, तो फ्लटर है सबसे पहले फॉर वेरी इजी एप्लीकेशन, जिसमें आपने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स बैकएंड नहीं राइट करना। अगर आपको कॉम्प्लेक्स बैकएंड राइट करने की ज़रूरत है, then you can move to Xamarin, for example, and so on and so forth. Now, how you can connect your applications is an entirely different topic. अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो मोबाइल बैकएंड्स यूज़ करते हैं, क्लाउड के ऊपर होता है, और बाकी इस तरह के फ्रेमवर्क्स आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल अमेजोन ने भी दिया हुआ है, तो वो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी ऑब्वियसली अगेन ये क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक डू वी रियली नीड टू यूज दीज थिंग्स। तो आई हाईली इनकरेज कि आप जो भी मोबाइल एप्लीकेशन अपनी बनाएं, उसमें आप एक या दो एसडीकेस ज़रूर इंस्टॉल करें। फॉर एग्जांपल फायरबेस है आपके पास, आप फायरबेस के थ्रू पूरी की पूरी अपनी प्रॉपर एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसमें आप गूगल का साइन इन ऐड कर सकते हैं, डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है, लेट्स से आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ आप अपना रोजाना का ट्रैवल टाइम या बाकी एक्टिविटीज आप अपनी ट्रैक कर सकें, तो अब आपकी एप्लीकेशन तो होगी मोबाइल के अंदर, क्योंकि आप लैपटॉप तो अपना हर जगह पे कैरी नहीं करते। आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाएं, और उस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अगर आपने ऑथेंटिकेशन ऐड करनी है, तो बजाय इसके कि आप अपना सर्वर प्रॉपर बिल्डअप करें, उसमें आप पूरी लॉजिक वगैरह इंस्टॉल करें, आप इजीली फायरबेस को यूज कर सकते हैं। फायरबेस इज लाइक अ पे एज यू गो मॉडल। आई होप पे एज यू गो मॉडल का सबको आइडिया होगा। पे एज यू गो मॉडल का मतलब होता है कि आप जितनी रिसोर्सेज यूज करते हैं, आप सिर्फ उतना पे करते हैं, नो अपफ्रंट कमिटमेंट्स, और ना ही जब आप सब्सक्रिप्शन को छोड़ के जाते हैं तो आपको कोई कैंसिलेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो उस तरह फायरबेस को आप यूज कर सकते हैं। फिर आपको अगर डेटाबेस की जरूरत है, आप अपना डेटा स्टोर करना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह इमेज के अंदर हमारे पास ये डैशबोर्ड बना हुआ है, तो वो उसमें डेटाबेसेस की भी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, बाकी सारी चीज़ें भी इसी तरह से अवेलेबल है। द बेस्ट ऑप्शन जो कि मेरे माइंड में होगा वो रेस्ट एपीआईज हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एपीआईज बहुत किस्म की होती हैं। आज के ज़माने के अंदर जो है वो एपीआई का जो नाम है, वो मोर और लेस रेस्टफुल एपीआईज को दे दिया गया, स्पेशली ASP.NET कोर ने आके जब अपना वेब एपीआईज का फीचर या फ्रेमवर्क अपना इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसके बाद से एपीआई in a way just means RESTful API, but API is not just RESTful APIs. RESTful APIs जो है वो सिर्फ एक सब डोमेन है, एक सब कैटेगरी है द ओवरऑल टर्म API की। अब अगर हम APIs की बात करें, तो APIs के अंदर फॉर एग्जांपल अगर अगर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, मेरा फॉर एग्जांपल जो सोल्यूशन है वो कस्टम है, मैं फायरबेस या और जो जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं या जो ऑनलाइन प्रोवाइडर्स हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करते मेरे इस फीचर के अंदर, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं और आप अपनी एप्लीकेशन खुद से लिख सकते हैं। अब एप्लीकेशन लिखने के लिए अगेन क्वेश्चन आता है कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया जाए, कौन सी चीज यूज की जाए। अगेन उस पे आप ज्यादा जो है वो एम्फोसिस ना दें, जो आपको फ्रेमवर्क पसंद है। अगर आपको PHP भी पसंद है, आप PHP भी कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि आप उसको इस तरह से डेवलप करें कि आपके लिए ज्यादा इजी हो, कि आप उसको कल को एक्सटेंड कर सकें, आप उसको इम्प्रूव कर सकें, आप उसको फिक्स कर सकें। अगर कल को कोई इशू आता है तो आपको जो है, क्योंकि मोर लेस होता क्या है कि स्पेशली जब जब स्टूडेंट्स ट्रांजिशन कर रहे होते हैं मार्केट फेज के अंदर,
तो लाइक द डनिंग क्रूगर इफेक्ट, कि वो शुरू शुरू के अंदर उनको बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं हमें सब कुछ आ गया है, तो दे स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग, दे स्टार्ट राइटिंग कोड एंड एवरीथिंग, और थोड़ी सी देर बाद जब थोड़े से बग्स आते हैं, थोड़ी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होती है, तो दे जस्ट स्क्रैप द एंटायर प्रोजेक्ट एंड दे मूव ऑन। तो दैट्स व्हाई आई विल हाईली इनकरेज कि आप अपनी फेवरेट लैंग्वेज में इसको डेवलप करें। आपको एक्सपीरियंस भी आएगा, और उसके अलावा आपको मतलब प्रोजेक्ट डेवलप करते हुए ज़्यादा इश्यूज नहीं फेस करने पड़ेंगे। देन इफ यू टॉक अबाउट माइक्रो सर्विसेज, तो माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि माइक्रो सर्विस कि आपने जो भी अपनी एप्लीकेशन बनानी है, बजाय इसके फॉर एग्जांपल अगर आप विजुअल स्टूडियो को यूज करते हैं, तो विजुअल स्टूडियो में आप एप्लीकेशन डेवलप करते हुए आपने मिसाल के तौर पे यही आपने आपने बनानी है ट्रैवल की ही या ट्रैकिंग की ही, तो आप सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं बनाते कि एक ट्रैकिंग का प्रोजेक्ट बनाया और इसी के अंदर मैं सब कुछ अब ऐड कर रहा हूँ, मैंने हेल्थ की भी फीचर्स इसी में ऐड करने हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसी में ऐड करनी है, क्लाउड बैकअप भी इसी में ऐड करना है, और उसमें क्लासेस ऐड करते जाते हैं और वो तकरीबन 200-300 क्लासेस बन जाती हैं, और लाइक 1.5-2 GB का प्रोजेक्ट बन जाता है। उसको एक्सटेंड करना, उसको स्केल करना, उसको फिक्स करना, वो बहुत ज़्यादा कुम्बरसम हो जाता है, उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज आपको क्या करते हैं कि माइक्रो सर्विसेज में आप फॉर एग्जांपल हर फीचर को या हर कंपोनेंट को आप एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट होगा लाइक ट्रैकिंग, फिर आप उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसको आप नाम फॉर एग्जांपल रख सकते हैं क्लाउड बैकअप, राइट। फिर एक और आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसमें आप उसका नाम रख सकते हैं ब्लूटूथ शेयर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इन अ वे हर आइसोलेटेड फीचर जो है आपकी एप्लीकेशन का, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, लाइक डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, आप उसको सेपरेट प्रोजेक्ट के तौर पे बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी देखें, तो हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट स्क्वायर्स बने हुए हैं, नॉट द स्क्वायर्स जिसके ऊपर ब्लैक वाला बॉक्स बना हुआ है, बट द स्क्वायर्स विद इन दिस बिग रेक्टेंगल। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जियोग्राफिकल डेटा, ग्राफ, इंफॉर्मेशन, चेंजेस, डॉक्स, न्यू डॉक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं विच लाइक आर एक्टिंग एज डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज। और हर हमारी जो वेब एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल ये gov.uk एंड पेमेंट्स एक्सेट्रा, वो हर एक किसी एक के साथ कनेक्टेड है। अब इससे बेनिफिट आपको क्या होता है, इसके दो बेनिफिट्स हैं। आपको डेवलपमेंट टाइम के अंदर इसमें बहुत सा रिलीफ मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एट अ टाइम सिर्फ अकाउंट्स के ऊपर काम करना है, तो आपको ये चीज़ बॉदर नहीं करेगी, ना ही आपको ये चीज़ इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यूजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल हमारी जो डेटाबेसेस है वो क्या कर रही है, या चेकआउट को मैंने प्रोसेस करना है या नहीं करना। वहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, आप अकाउंट्स का प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, आप उसको स्टैंड अलोन भी ओपन कर सकते हैं, उसको डेवलप करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे और उसको स्टैंड अलोन डिप्लॉय कर देंगे। तो फ्रॉम डेवलपमेंट ऑल द वे टू द डिप्लॉयमेंट तक जो है वो आपको एक रिलीफ मिल जाता है कि आपकी डिप्लॉयमेंट भी फास्ट हो जाती है। नाउ जस्ट इमेजिन कि फॉर एग्जांपल ये gov.uk की है वेबसाइट है, और भी इसी तरह की वेबसाइट्स हैं। अगर पूरी की पूरी वेबसाइट को, पूरे के पूरे कोड बेस को आप कंपाइलेशन पे लगा दें, फिर कंपाइलेशन के बाद आप टेस्टिंग उसकी करें, फिर टेस्टिंग के बाद वो क्यूए में जाए, which are the necessary steps in market, और क्यूए के बाद जो है वो फिर आपकी स्टेजिंग इन्वायरमेंट में जाए, स्टेजिंग इन्वायरमेंट से फिर थोड़ी देर बाद जो है फेल ओवर सॉरी लोड बैलेंस होके वो आगे फॉरवर्ड मूव करे। तो इट्स गोना टेक अ रियली लॉन्ग टाइम बिफोर योर फीचर रीचेस द मार्केट। और स्पेशली अगर आप सिर्फ ये देखें कि अगर आपको कोई बग फिक्स करना था, राइट, तो अगर आपको बग सिर्फ एक चेकआउट के अंदर फिक्स करना था, तो उसके लिए आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन को दोबारा से बिल्ड करना पड़ा, उसको टेस्ट करना पड़ा, और फिर उसको आपने डिप्लॉय किया। तो माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि आप हर एप्लीकेशन को इंडिविजुअली बिल्ड करते हैं, इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं, इंडिविजुअली डिप्लॉय करते हैं। एट द सेम टाइम बाकी सर्विसेज जो हैं वो आपकी रनिंग स्टेट में रहती हैं। अब इसको डिप्लॉय कहाँ पे किया जाता है, उसके लिए बहुत से टूल्स हैं जो कि आप सर्टेनली मार्केट में जाएंगे तो आप सीखेंगे। डॉकर है, कुबरनेटिस है, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत से ऑर्केस्ट्रेटर फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं जिनको आप यूज करते हुए आप अपने पूरे के पूरे इन 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 माइक्रो सर्विसेज को डिप्लॉय कर सकते हैं, आप उनको स्केल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली रोल बैक कर सकते हैं कि अगर किसी एक आधे में बग आ गया और उसकी वजह से बाकी माइक्रो सर्विसेज में इश्यूज आ रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, बट जस्ट टू समराइज इट, इसका बेनिफिट आपको क्या होता है कि आपकी हर एप्लीकेशन जो है वो स्मूथ मैनर में डिप्लॉय होती है। और अगर आपकी एप्लीकेशन के बारे में बात किया जाए जो कि ट्रैकिंग की एप्लीकेशन थी, तो उसमें भी क्या होगा कि आप एट द सेम टाइम बोर नहीं होंगे कि आपके पास सेम प्रोजेक्ट खुलता है हर दफ़ा। आप हर दफ़ा एक डिफरेंट प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर सकते हैं। हर प्रोजेक्ट की बिल्डिंग टाइम जो है वो छोटी होगी,
इंस्टेड ऑफ लाइक एक प्रोजेक्ट पे काम करने की वजह से सारे के सारे प्रोजेक्ट को बिल्ड करना पड़ रहा है। और जो सबसे प्लस पॉइंट आपको मिलता है वो ये मिलता है कि आप माइक्रो सर्विसेज के अंदर अपनी मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास चेकआउट्स की जो साइट है, चेकआउट की साइट के ऊपर आप नोड.जेएस को यूज करना चाहते हैं, आपको पता है कि मेरे पास नोड.जेएस का एक बहुत अच्छा प्लगइन अवेलेबल है, डिपेंडेंसी है, मैं उसको यूज करके चेक इन प्रॉपर्ली बिल्ड कर सकता हूँ, पे आउट्स हो जाएंगे हैंडल, यू कैन डू दैट। बट एट द सेम टाइम अगर आप मोनोलिथ में यूज करते हैं जहाँ पे माइक्रो सर्विस नहीं है, तो वहां पे आप ये चीज नहीं कर सकते। अगर आपका प्रोजेक्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर है, तो फिर आपको सारा कुछ डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर ही बिल्ड करना पड़ता है। लेकिन माइक्रो सर्विसेज में आप एक पोर्शन, फॉर एग्जांपल पेमेंट हैंडलिंग आप नोड.जेएस में कर सकते हैं, अकाउंट्स हैंडलिंग आप अपनी डॉट नेट फ्रेमवर्क में कर सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल आपको मैप प्रेजेंट करना है वो पीएचपी में कर सकते हैं। जावा के अंदर आपको कुछ चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैसेज क्यूज वगैरह यूज करनी है, क्योंकि ये जो माइक्रो सर्विसेज हैं ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इनको कम्युनिकेट करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। तो फ्रेमवर्क्स क्या आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल सर्विस बसेज हैं, जिस तरह रैबिट एमक्यू है, और इस तरह के बहुत से फ्रेमवर्क्स हैं जो आप यूज करके एक माइक्रो सर्विस को दूसरे माइक्रो सर्विस के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। फिर एचटीटीपी है, एचटीटीपी के अंदर आपके पास रेस्टफुल एपीआईज आ जाती हैं कि आप एक माइक्रो सर्विस से दूसरी माइक्रो सर्विस को रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स देती है। या बाकी सर्टन प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, जिस तरह की वेब सॉकेट्स हैं, और ये सारी सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्डअप हैं इन इन मोस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क्स। फॉर एग्जांपल ASP.NET कोर के अंदर अगर आप देखना चाहें, तो ASP.NET कोर की gRPC के साथ, विच इज़ अ रिमोट विच इज़ अ काइंड ऑफ अ वेब सॉकेट, आप उन सॉकेट्स के साथ जो है वो आप उसको कनेक्ट करके कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना अपना प्रोजेक्ट जो है उसको बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास सारी जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो माइक्रो सर्विसेज के अंदर है, और माइक्रो सर्विसेज के अंदर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट लाइक आप फंक्शन या मेथड्स तो कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि आप लाइब्रेरीज को तो इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर एप्लीकेशन जो है वो स्टैंड अलोन रन कर रही है अपने अपने इन्वायरमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, या आप इसको कह सकते हैं कि ये एक एक प्रेफरेंस बेस्ड चॉइस भी है, कि आप हमेशा जब भी एप्लीकेशन अपनी बिल्ड करें, आप सबसे पहले उस एप्लीकेशन की एपीआई के बारे में सोचें। ये स्पेशली चीज़ रिक्वायर्ड है अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिमोटली एक्सेसिबल है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेब सर्वर बना रहे हैं, एक वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं जिसको मोबाइल से भी एक्सेस करना है, ब्राउजर से भी एक्सेस करना है, या आपने फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट यूजर्स को, डिफरेंट ऑडियंस को भी रीच आउट करना है, तो अगर आप एपीआई फर्स्ट इसको लेके चलेंगे, तो उससे होगा क्या कि आप अपनी एप्लीकेशन को या आप अपने बिजनेस मॉडल को एक एपीआई के तौर पे प्रेजेंट कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये ट्रैकिंग की ही देनी है, तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास डिफरेंट एंड पॉइंट्स आ जाएंगे, और उन एंड पॉइंट्स के ऊपर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचोगे कि फॉर एग्जांपल ओके, अब जो वॉकिंग डिस्टेंस है, जो वॉकिंग है, आप उसका एक एंड पॉइंट बना लोगे, बैकअप का एक एंड पॉइंट बना लोगे। इस तरह के आपके पास 5 6 7 8 जितने भी आप जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसके बारे में एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हर ऑब्जेक्ट को के बारे में सोचते हुए, हर ऑब्जेक्ट से मूव ऑनवर्ड होते हुए आप फर्दर उसको लेके चलोगे, उसके उसके ऊपर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर बैकअप के ऊपर आप करना चाहें, तो आप गेट कर सकते, गेट की रिक्वेस्ट अगर फॉर एग्जांपल आप भेजें get/backup, तो उस पर आपके पास आ जाएगा कि इस यूजर अकाउंट के बिहाफ पे कितनी बैकअप्स पड़ी हुई हैं क्लाउड के ऊपर। आप पोस्ट कर सकते हो कि अब ये बैकअप जो है ये पोस्ट कर दो, पिछली वाली को रिमूव कर दो, या पुट कर दो, लाइक दैट्स डिबेटेबल के पोस्ट या पुट, व्हाट्स द डिफरेंस। द मेन कॉन्सेप्ट हियर इज कि आप जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो वो आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर चल रही होगी। इट वुड नो लॉन्गर बी लाइक के ओके मेरे पास ये एप्लीकेशन है, या फॉर एग्जांपल मैंने ट्रैकिंग की एप्लीकेशन बनानी है, तो आज मैं बैकअप का फीचर इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, कल मैं ब्लूटूथ को फीचर को इंप्लीमेंट कर लूंगा, परसों मैं इस चीज़ को कर लूंगा। और फिर इस तरह करते करते आपका आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो सकता है मेन आपकी बिजनेस मॉडल से। जो आपका मेन आइडिया था, जो आपका इंसेप्शन था, जो आपका आइडिया फेज था, और उसके ऊपर वापस आने के लिए आपको क्या चीज़ हेल्प करेगी, आपको आपका एपीआई का जो टेम्पलेट है, आपका एपीआई का मॉडल जो है वो हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है। इसके लिए मल्टीपल आपके पास टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल स्वैगर है, ओपन एपीआई डॉक्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आप के पास एक पहले से एक डॉक्यूमेंटेशन रिटन है, आप उसके बिहाफ के ऊपर उन एंड पॉइंट्स के बैकएंड के ऊपर जो है वो आप कंटेंट ऐड करते जाएंगे।
तो जितनी आप कोडिंग कर रहे होंगे और आपको पता होगा कि मैंने जो कोड करना है वो मैंने स्पेसिफिक टू दीज यूज केसेस करना है। इट्स मोर लाइक अ टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, कि आप फॉर एग्जांपल पहले टेस्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद आप कोड लिखना शुरू करते हैं। तो आपका कोड जो है वो हमेशा वो होना चाहिए जो जिसके थ्रू टेस्ट पास होगा, राइट। तो इन द सेम मैनर आपकी जो एपीआई भी है, क्योंकि वो फ्रंट एंड ने यूज करनी है, तो आप जो कोड कर रहे होंगे वो हमेशा वो कोड आप लिख रहे होंगे जिसके थ्रू फ्रंट एंड की भी हेल्प हो रही हो, बजाय इसके कि आप सर्टन एंड पॉइंट्स ऐड करते जाएं, आपके माइंड में चीजें आती जाएं, आप वो ऐड करते जाएं, लेकिन जो फ्रंट एंड है वो वहीं का वहीं बैठा हो, क्योंकि उसके पास जो एंड पॉइंट्स जो उसको रिक्वायर्ड है वो बने ही नहीं हुए, और आपकी एप्लीकेशन लाइक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो है वो ग्रो किए जा रही है। दैट्स गुड, बट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, स्पेशली अगर आप मल्टीपल टीम्स में काम कर रहे हैं। और अगर आप मल्टीपल टीम्स में काम कर रहे हैं तो दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि आपकी जो एपीआई डेवलपमेंट है वो करेगी तो बैक एंड, लेकिन वो लीड हमेशा फ्रंट एंड के थ्रू होनी चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप चेकआउट का ही देख लें, या फॉर एग्जांपल अगर आपने सब्सक्रिप्शन डालना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो आपका फ्रंट एंड आपको बताएगा कि उसको क्या क्या एंड पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, राइट। तो वो वहां पे आपके बिजनेस मॉडल में ऐड करेगा कि फॉर एग्जांपल अगर यूजर आता है आपके चेकआउट के पेज के ऊपर, तो उसको क्या क्या शो होने, उसको 2 या 3 ऑप्शन या कंट्रोल्स जो भी शो होने चाहिए उसको वो शो होंगे। फिर जो बटन है वो बटन क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, अगर ये रिजल्ट आया है तो उसका क्या एक्शन या उसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज इनकरेज कि जो आपकी फ्रंट एंड की टीम्स हैं वो हमेशा आपकी एपीआई डेवलपमेंट के एफर्ट को लीड करनी चाहिए। या अगर आपका एपीआई एफर्ट जो है वो आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के थ्रू आ रहा है या स्टेक होल्डर्स की तरफ से आ रहा है, तो कम से कम आपकी जो फ्रंट एंड टीम है या उनकी टीम का लीड है वो हमेशा उसमें उस मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि वो देख सके कि हमारा फ्रंट एंड किस तरह बन रहा है और इसको किस तरह क्या क्या एंड पॉइंट्स की जरूरत हो सकती है। तो उससे क्या होगा कि आपके फ्रंट एंड को जो चीज़ चाहिए आपका बैक एंड हमेशा वही उसको प्रोवाइड कर रहा होगा, और दोनों टीम्स जो हैं वो स्मूथ मैनर में चल सकती हैं। और अगर आपकी फ्रंट एंड फॉर एग्जांपल नहीं है आपकी मीटिंग्स के अंदर, तो और फॉर एग्जांपल अगर आपके सिर्फ बिजनेस जो स्टेक होल्डर्स हैं या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जो गैदर कर रहे हैं वो हैं और बैक एंड टीम्स हैं, तो वहाँ पे आप प्रॉपरली टूल्स यूज कर सकते हैं, लाइक पोस्टमैन है, और आप प्रॉपरली इन प्लेन इंग्लिश आप अपने यूज केसेस लिख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन द बटन, या व्हेन यूजर सेंड्स दिस पेलोड, तो आई शुड रिप्लेस द प्रीवियस बैकअप। या फॉर एग्जांपल जब यूजर इस एंड पॉइंट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजे विद द नंबर ऑफ मीटर्स दैट ही हैज ट्रेवल्ड, तो ये चीज सेव हो जानी चाहिए डेटाबेस के अंदर। तो इस तरह की एंड पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, उनके ऊपर आप उनको टाइटल दे सकते हैं, और उस टाइटल की बेसिस के ऊपर आप उनको अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं कि वो किस तरह से चल रही है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ वेब एप्लीकेशन। इवन फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी भी कोई एप्लीकेशन बना रहा होता हूँ, आज भी अगर हॉबी प्रोजेक्ट मैं कोई लेता हूँ, तो मैं हमेशा उसको पहले उसमें एपीआई बनाता हूँ, और उस एपीआई के बाद जो है वो मैं फर्दर उसको फ्रंट एंड की तरफ लेके जाता हूँ। फिर जब फ्रंट एंड के ऊपर एप्लीकेशन चली जाती है, देन आई ट्राई माई बेस्ट कि फ्रंट एंड की जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही एपीआई के एंड पॉइंट्स ऐड हो रहे हों उसके अंदर। और यहाँ पे क्या क्या कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, कोई प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं अपना आपको बताऊं तो अगर कोई एप्लीकेशन बहुत बेसिक है, बहुत छोटी है, एंड आई जस्ट नीड टू फिनिश इट इन अ वीक, तो Node.js, गो विद Node.js, दैट्स द बेस्ट। अगर आपको थोड़ा सा फॉर एग्जांपल टाइप सेफ्टी चाहिए, या आपको चाहिए कि नहीं टूलिंग थोड़ी सी बेहतर हो, टूलिंग थोड़ी सी मजे की हो, तो देन यू कैन ऑलवेज गो विद ASP.NET कोर, और या स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग बूट भी बहुत अच्छी है, स्पेशली अगर आपको पोस्टग्रेस या इन बाकी डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट करना है जो कि डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट टूल्स नहीं है, तो जावा स्प्रिंग बूट आप यूज कर सकते हैं। देन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स हैं आउट देयर, तो डोंट फील बैड कि अगर मतलब मैंने आपका फ्रेमवर्क नहीं का नाम नहीं लिया, रूबी है, पाइथन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट देर ऑल ओके। जस्ट थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास आ जाता है एपीआई, और अगर आपका फ्रेमवर्क एपीआई सपोर्ट करता है, देन आई हाईली इनकरेज दैट। देन नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट बना लिया है, एंड like I mentioned this point in the beginning of my talk, कि होता क्या है कि जब आपके पास एक आइडिया नया नया आया है तो आप उसको फौरन से डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। अब आइडिया आपके माइंड में फ्रेश है, और आप उसको फॉर एग्जांपल लेके चलना चाहते हैं कि इसको मैं इसमें ये भी डेवलप कर दूंगा, फिर इसको ये यूज़र आएगा, यहाँ से यूज़र मैं ले सकता हूँ एंड ऑल। लेकिन 1 या 2 महीने बाद क्या होता है कि आप का जो आइडिया है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है,
या आपका फॉर एग्जांपल आपके पास और आइडियाज आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपका इनिशियल आइडिया था या जो इनिशियल आपका माइंडसेट था वो चला जाता है वहां से। तो उसके लिए बेस्ट आइडिया अप्रोच ये होता है कि आप जब भी अपना किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, आप हमेशा उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गिटहब के ऊपर आते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमेशा गिटहब की रिपोजिटरी बनाते हैं, तो उसकी रीडमी फाइल के अंदर अपना अपने जो इनिशियल थॉट्स हैं वो शेयर कर दें वहाँ पे, कि आपका थॉट क्या है, आप बनाना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर उसी तरह जब आप कोड डेवलप करना शुरू करते हैं, तो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही हर क्लास के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, मेथड के साथ एक एक वन लाइनर एटलीस्ट कमेंट लिख दें कि ये मेथड परफॉर्म क्या कर रहा है, ये मेथड कर क्या रहा है। क्योंकि सडनली जब आप बना रहे होते हैं एप्लीकेशन को, तो उस टाइम आपको पता होता है कि इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या चीज़ रखी हुई है, इस फोल्डर में क्या चीज़ है, इस क्लास का क्या पर्पज़ है, इस मेथड का क्या पर्पज़ है, या ये मेथड मैं 3 दफ़ा क्यों यूज़ कर रहा हूँ और वो मेथड मैं 4 दफ़ा क्यों यूज़ कर रहा हूँ, या लूप क्यों लगाई हुई है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद आएंगे, तो आपको वो चीज़ भूल चुकी होगी, या आपको वो उस तरह याद नहीं होगी जिस तरह से आपको अभी याद है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पूरी की पूरे प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करें, आप कोड के ऊपर कमेंट्स लिखें, आप रिपोजिटरी के अंदर लिखें, और अगर हो सके तो आप एक प्रॉपर मतलब एक विकी बनाएं अपने रिपोजिटरी के अंदर, जिसमें आप सारे के सारे क्वेश्चंस लिखें। और ना सिर्फ क्वेश्चंस लिखें, बट जैसे जैसे आप लाइक प्रोसीड कर रहे हैं अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो मेक श्योर कि आप अपनी फाइंडिंग्स को भी लिख रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनानी शुरू की थी और आपको कोई एपीआई मिली, एक्सटर्नल एपीआई जिसको आप यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आई वंस बिल्ड एन एप्लीकेशन जिसके अंदर मैं अपनी लोकेशन को एसएमएस के थ्रू सेंड कर रहा था, तो मुझे एसएमएस की तो एपीआईज मिल गई, लेकिन मुझे लोकेशन की प्रॉपर एपीआई नहीं मिली जो कि ऑफलाइन मैं यूज़ कर सकता था, लाइक कोई डेटाबेस वगैरह नहीं मिली। तो इस तरह की चीज़ें मैं नोट डाउन कर सकता हूँ, इस तरह की चीज़ें मैं विकी में लिख सकता हूँ, ताकि मैं कल को अगर 6 महीने बाद दोबारा आके सोचना चाहूँ, या कोई और मेरे साथ आके इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहे, तो मैं उसको बता सकूँ कि भाई ये रिसर्च मैंने कर ली हुई है, आप इससे फर्दर जो है ना वो इस चीज़ को एक्सटेंड करो कि हमें डेटाबेस नहीं मिली और हमें ये चीज़ें करनी है, हम अभी क्या चीज़ कर रहे हैं, ये मिस्टेक्स हमने हमने लाइक अलोंग द वे हमने की हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये सारी सारी चीज़ें जब आप डॉक्यूमेंट करेंगे, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो है वो आपके लिए स्टिल आइडिया वैसे का वैसा होगा जैसा आपके लिए डे वन पे था। तो आई थिंक that's one of the reason why everybody documents these projects, because it makes it a lot easier for them to like revisit all these thoughts in a later time, जब फॉर एग्जांपल आपके पास आइडियाज डिफरेंट हो जाते हैं या टीम आपकी ग्रो कर जाती है। और अगर फॉर एग्जांपल आप एपीआईज की बात करें या इस तरह के प्रोजेक्ट्स की बात करें जो कि आप प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर स्वैगर एपीआई की हम बात करें, जिसकी अभी हमने ओपन एपीआई की बात की, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोड डॉक्यूमेंट किया हुआ है, तो स्वैगर एपीआई उन सारे कमेंट्स को निकाल के उस डॉक्यूमेंटेशन में ऐड कर देगी। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई कस्टमर आता है, वो आपसे कहता है कि मुझे अपनी एपीआई दो, आप उसके साथ एपीआई शेयर करते हैं, तो उस एपीआई के अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, और उस कस्टमर को भी पता होगा कि मैंने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से यूज करना है। सो इट्स नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, इट्स ऑल्सो फॉर योर कस्टमर्स, योर पार्टनर्स, स्टेक होल्डर्स एक्सेट्रा, ताकि उनको सबको पता हो कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर चल क्या रहा है। देन अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज कि अक्सर लोग मोस्ट ऑफ देयर टास्क को वो खुद से परफॉर्म करना जो है वो पसंद करते हैं। टेस्टिंग हो गई, मैनुअल टेस्टर्स भी हैं, क्यूएज भी आ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को मैनुअली करना पसंद करते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन उससे क्या होता है कि आप सेम सेम टास्क आप दोबारा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, आई मीन एपीआई के अंदर तो इस चीज़ की समझ आती है, आप एपीआई को टेस्ट करना चाहते हैं, आप वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहते हैं, आप डेटाबेस को टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आपने अपने फ्रंट एंड को टेस्ट करना है, तो वहां पे ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। वो डिफिकल्ट इस सेंस में होती है कि फ्रंट एंड फॉर एग्जांपल आप रिएक्ट को यूज कर रहे हैं, एंगुलर को यूज कर रहे हैं, तो वो फ्रेमवर्क्स, वो प्रोजेक्ट्स बहुत ह्यूज होते हैं, और सिर्फ एक वेरिएबल की गलती से, फॉर एग्जांपल एक स्टेट की गलती से आपका बटन जो है वो डिसेबल्ड है। अब लाइक आपके आपकी एक वेब एप्लीकेशन में कम से कम 10 से 15 पेजेस तो होंगे, और एक बटन तक पहुंचने के लिए 3-4 पेजेस या 3-4 स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो हर दफा, हर कमिट के बाद या हर चेंज के बाद अगर आप वो 4 से 5 टेस्ट परफॉर्म करने लग जाएं, और आपके 3 आपके पीयर हैं, डेवलपर्स हैं, तो नाउ यू कैन सी कि आपको फॉर एग्जांपल दिन में 8-9 दफा सिर्फ यही काम करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि वो बटन आपका इनेबल्ड है या बाकी चीजें। तो दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज बेस्ट टू राइट सम टेस्ट केसेस,
आप जो भी अपना कोड लिख रहे हैं, जो भी आप चीज़ ऐड कर रहे हैं, आप उसको टेस्ट करें, उस पे प्रॉपर आप बैरियर्स लगाएं कि अगर एक चीज़ आपकी रिक्वायर्ड टेस्ट केसेस पास नहीं कर रही, तो वो आगे फर्दर आपकी प्रोडक्शन के अंदर नहीं जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप स्पीड के अंदर उसको रिलीज तो कर देंगे, लेकिन उसका बेनिफिट की बजाय उसका जो है वो नुकसान आपको ज्यादा होगा। क्योंकि हो सकता है आपने छोटी सी अपना नेम की जो गलती है, या कोई कलर है, या कोई बटन का स्टाइल है, वो आपने चेंज कर दिया है, लेकिन हो सकता है आपने चेकआउट का जो फीचर है वो डिसेबल कर दिया है, या और इस तरह की चीजें हो सकती है। और अक्सर टाइम क्या होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल स्पेशली जब आप बग्स को फिक्स कर रहे हैं, तो बग फिक्सिंग के अंदर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है जहाँ पे आप जल्दी जल्दी के अंदर कोई डेटाबेस की कनेक्टिविटी आप कमेंट आउट कर देते हैं, या बाकी कुछ इस तरह की चीजें कर देते हैं। तो जब आप मेन जो आपका बग था आप उसको फिक्स करके उसको पुश करते हैं, तो आपने बैकएंड से कनेक्टिविटी जो है उसकी उसकी बंद कर दी होती है। तो इस तरह की चीजें उसमें आ जाती हैं। तो वहां पे डेवऑप्स या ऑटोमेशन, अगर आप इसको ऑटोमेशन कह लें सिंपल टर्म्स में, क्योंकि डेवऑप्स तो बहुत एक ह्यूज, लाइक एक लार्ज कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत सी चीजें आ जाती है। तो अगर हम सिर्फ ऑटोमेशन भी कहें कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग जो है, ऑटोमेशन है उसमें, आप वो परफॉर्म करके अपने फ्रंट एंड को, बैक एंड को आप टेस्ट कर सकते हैं। और अगर एपीआई की बात की जाए वेब एप्लीकेशंस में से, तो आपकी एपीआईज को पोस्टमैन के थ्रू आप टेस्ट कर सकते हैं। पोस्टमैन में क्या है, पोस्टमैन में सीएलआई है उसकी अपनी, आप स्वैगर के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। आप अपने कस्टम स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे अपने सर्वर को, वो सर्वर आपका आपको रिस्पांस देगा, आप रिस्पांस को पार्स करके चेक करेंगे कि ये रिस्पांस वैसे का वैसा ही है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। या बैक एंड को टेस्ट कर लिया, फिर फ्रंट एंड के अंदर आपके पास रिएक्ट के लिए आपके पास टेस्टिंग है, आपकी एंगुलर की है आपके पास, फिर फ्रंट एंड यूआई टेस्टिंग है आपके पास। आप ये सारी टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब नॉर्मली होता क्या है कि लोग कहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल अपना 2 मिनट का टेस्ट है हमारा, हम उसको चलो 10 दफा चला लिया, हम 10 दफा चले 20 मिनट लग गए, या चलो 1 घंटा लग गया एक दिन का, तो हम क्यों उस पर इन्वेस्ट करें लाइक 1 या 2 हफ्ते कि हम उसकी पूरी की पूरी एक ऑटोमेशन की एक पाइपलाइन बिल्ड करें। बट द थिंग इज कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 2 से 3 दिन तो चलना नहीं है। आपका प्रोजेक्ट तो मतलब अगर अगर सही चल रहा है तो वो 6 महीने, साल, 2 साल ऑनवर्ड्स चलेगा। तो जो आपने डेवऑप्स की पाइपलाइन लिखी हुई है, वो पाइपलाइन आपको 2 हफ्ते लगेंगे। एक दफा आपने पाइपलाइन लिख दी, उसके बाद हमेशा वो टेस्टिंग जो है वो रोबोट्स करेंगे उसकी, और वो टेस्ट करके आपको बता देंगे कि इसका रिजल्ट क्या है। आपको खुद से नहीं देखना पड़ेगा कि ये चीजें दोबारा से विजिबल हैं या नहीं है। जबकि अगर आप 2 मिनट की टेस्टिंग करेंगे, तो वो फिर आप 6 महीने, साल, जब तक आपका प्रोजेक्ट चलता है वो आप फिर हर वक्त करते रहेंगे, और सर्टनली आप बोर हो जाएंगे उससे। और ना सिर्फ बोर होने के, आप की टीम जो है फिर फर्दर जब कोई आपको डाउन द रोड ज्वाइन करेगा, तो वो भी उसको उसी तरह से लिखेगा, वो भी आपके टेस्ट केसेस नहीं लिखेगा, वो भी कोड को उसी तरह छोड़ के चला जाएगा। कल को वो लीव कर जाता है किसी और अपॉर्चुनिटी के लिए, देन व्हाट यू विल डू। और फिर आपको उस कोड का भी नहीं पता कि ये कोड क्या कर रहा है, इसमें क्या क्या चीजें टेस्ट करने वाली हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स इनकरेज कि आप जब भी प्रोजेक्ट लिख रहे हो, तो डाउन द रोड, जस्ट बिफोर डिप्लॉइंग इट, मेक श्योर दैट यू हैव टेस्टेड इट, प्रॉपरली टेस्ट करें उसको, ईच एंड एवरी सिंगल फंक्शनैलिटी को चाहे ना टेस्ट करें, लेकिन इस तरह से टेस्ट करें कि जो कोर उसके कोर कंपोनेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, वो आपने टेस्ट कर लिए होंगे कि हर कंपोनेंट अपना काम प्रॉपरली कर रहा है। तो इफ लाइक फॉर एग्जांपल हर कंपोनेंट अपना काम प्रॉपरली कर रहा है, तो इन अ वे जो हाई लेवल एप्लीकेशन है वो भी अपना काम कर रही है। बट द बेस्ट अप्रोच इज क्या, पहले यूनिट यूनिट लेवल पे टेस्ट करें उसको, फिर आप इंटीग्रेशन टेस्ट और बाकी क्यूए वगैरह, ऑटोमेशन टेस्ट वगैरह आप उसके करें, परफॉर्मेंस टेलरिंग करें। हमारे पास बहुत से टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल गूगल का लाइट हाउस है, जो कि फ्रंट एंड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है कि आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन क्या फास्टर टू लोड है, स्लो डाउन तो नहीं हो रही, हैवी तो नहीं है बहुत ज़्यादा, मोबाइल डिवाइसेस पे कैसी लगेगी। तो इस तरह के बहुत से टूल्स हैं जो कि आप मार्केट में जब जाएंगे, जैसे एंटर होंगे, तो आपको बताएंगे कि ये टूल्स हैं, ये टूल्स आप यूज़ करें। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप बैक एंड में जाते हैं, फ्रंट एंड में जाते हैं, फुल स्टैक बनते हैं, आपको ये सारी चीज़ें, ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनके टूल्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। और मोर लाइकली आप लोगों के पास अभी भी ये टूल्स होंगे, आप यूज़ करते होंगे इनको, लेकिन ये सारे कुछ यूज़ करें। दीज टूल्स आर देयर टू हेल्प यू आउट in improving the overall experience for your customers and at
Then finally, if we talk about like, okay, now you have built your application, और अब इसके बाद जो है वो आपने कुछ और करना है, like for example, what to do, right? You have a project, you have an application, आपकी ये जो ट्रैकिंग की एप्लीकेशन है, ये एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन रही है एटलीस्ट आपके अपने रीजन के अंदर या ऑनवर्ड्स. नाउ व्हाट टू डू? नाउ द थिंग इज कि आपको it's entirely up to you, but my encouragement is कि आप ओपन सोर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करें. I'm not saying कि आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को ओपन सोर्स करें या अपने मेथड्स को ओपन सोर्स करें, but at least try to share what you have just done, right? उससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एप्लीकेशन के लिए विजिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, बट एट द सेम टाइम आपके अपने लिए भी बहुत सी जो है वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी. आपको खुद पता चलेगा कि क्या क्या चीजें पब्लिक के अंदर, ओपन सोर्स के अंदर इस तरह की चीजें हो रही हैं, कौन कौन से और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, या कौन से कंपेटिटर्स हैं जो कि आपके एप्लीकेशन वाला ही प्रोजेक्ट जो है वो शेयर कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ, और सेम मार्केट के अंदर जो है वो प्रोडक्ट आपका यूज हो रहा है. अगेन ओपन सोर्स जहाँ पे बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है, वहाँ पे एट द सेम टाइम ओपन सोर्स आपके लिए ज़्यादा अच्छा भी नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप पूरी की पूरी अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं और वो सिर्फ एक लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि आपने कहीं गिटहब से, गिटलैब से आपने पिकअप की है, देन डोंट जस्ट रिलाई ऑन दैट सिंगल लाइब्रेरी, क्योंकि हो सकता है कल को वो लाइब्रेरी का जो ऑनर है वो कहीं और बिजी हो जाए और वो उसको मेंटेन नहीं करे. सिक्योरिटी बग्स आ सकते हैं उसमें और प्रॉपर इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं. तो ट्राई कि अगर आपने सिर्फ ओपन सोर्स के ऊपर रिलाय करना है तो कम से कम 2-3 मिनिमम जो है वो लाइब्रेरीज सेम फीचर को प्रोवाइड करने के लिए हो, ताकि आपके पास हमेशा जो है वो एक्टिव एक लाइब्रेरी हो. या एट द सेम टाइम ट्राई टू बी अ कंट्रीब्यूटर टू दैट लाइब्रेरी, कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आप एक ही लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं और आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन उस एक लाइब्रेरी के ऊपर बेस्ड है, तो ट्राई टू इधर स्पॉन्सर दैट लाइब्रेरी, स्पेशली अगर आप एड्स लगा के या किसी तरीके से आप रेवेन्यू जनरेट करवा रहे हैं, तो ट्राई टू सपोर्ट द कम्युनिटी. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप कम्युनिटी से हेल्प ले रहे हैं तो कम्युनिटी को भी आप वापस प्रॉपरली उसी तरह से शेयर करें, ताकि कम्युनिटी को भी जो है वो ग्रोथ का की अपॉर्चुनिटी मिले. तो these were the topics that I wanted to discuss and I wanted to share with you guys, कि स्पेशली जब आप मार्केट के अंदर आ रहे हैं या आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो आपके पास ये इन सारी चीज़ों का नॉलेज जो है वो होना चाहिए. And again, the reason why I did not pick up a single project, a single framework like .NET Core or anything was because obviously, like all of you students, you have your own opinions. किसी को Python पसंद होगी, किसी को Node.js पसंद होगी, तो अगेन एक आदि चूज करने का पॉइंट नहीं है, और ना ही आपको कल को मार्केट में जाके किसी एक आधे फ्रेमवर्क को यूज करना होगा. मेरी जो स्टार्टिंग थी वो .NET Core के साथ हुई, .NET फ्रेमवर्क के साथ हुई, .NET Core एंड ऑन. राइट नाउ आई एम यूजिंग Node.js, और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो लाइक 100% जावा यूज करती है. सो आई थिंक इट डजंट रियली मैटर कौन सी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, एज लॉन्ग एज यू नो द कॉन्सेप्ट्स. And I tried to share my own learning and my own experience with you guys. So I hope that आपको कुछ ना कुछ इससे जो है इस टॉपिक से जो है वो सीखने को मिला हो, and I really hope कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे अपनी रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के अंदर. So now I think we'll take any questions if you guys have or any discussions. जी अफजाल, आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है. जस्ट गिव मी, मेरे कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. जी. अच्छा, एक क्वेश्चन है कि कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैक दैट यूजेस माइक्रो सर्विसेज फॉर द कम्युनिकेशन फ्रंट एंड बैक एंड. सो इसके रिलेटेड कोई अगर आप आंसर कर सके. Although I won't be able to share it like the project itself, लेकिन I know एक Australian fintech company थी, like it's not a fintech because it's been there for like 3 decades in Australia. तो और प्रीवियसली वो क्या यूज कर रहे थे, वो एक पूरे का पूरा एक मोनोलिथ एप्लीकेशन यूज करते थे जो कि उनका इन हाउस था और ऑन प्रेमिसेस रन कर रहा था. What they did was कि उन्होंने अपना पूरे का पूरा जो वो ऑन प्रेमिसेस सोल्यूशन है उसको रीराइट किया इन माइक्रो सर्विसेज. फॉर एग्जांपल, उनके पास अक्सर ब्रोकर्स रिक्वेस्ट आती हैं, फिर उनके पास कुछ इस तरह की रिक्वेस्ट आती हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनको करंट जो स्टॉक है या जो भी उनके फॉर एग्जांपल उनके मतलब वो पॉइंट्स हैं उन्होंने उनको शेयर करना होता है. तो रीड ऑनली एंड पॉइंट्स होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने सेपरेट माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉय की थी, क्योंकि वहाँ पे अक्सर आपके पास लोड ज़्यादा होता है. लाइक अगर आपके पास 100 यूजर हैं तो 100 में से कम 60 सिर्फ ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ आपके डेटा को रीड कर रहे हैं, 40 ऐसे होंगे जो कि शायद डेटा प्रोवाइड भी कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं. तो वहाँ पे क्या होता है कि आप लोड बैलेंस कर लेते हैं माइक्रो सर्विसेज बना के, कि आपके जो सेलेक्ट
की क्यूरीज हैं एसक्यूएल के अंदर, सीक्वल के अंदर, आप वो एक सेपरेट माइक्रो सर्विस से परफॉर्म करते हैं, और जो आपकी इंसर्ट, डिलीट, अपडेट की क्यूरीज हैं जो कि राइट भी करती हैं, आप उनको सेपरेट माइक्रो सर्विस से करते हैं एग्जीक्यूट। तो उससे होता है कि आपका लोड मोर और लेस बैलेंस हो जाता है, इंस्टेड ऑफ लाइक कि आपकी एक ही माइक्रो सर्विस है, आप सिर्फ इस वजह से कि लोड आपका रीड का डेटा ज्यादा हो रहा है, आप राइट के ऊपर भी रिसोर्सेज अपनी इंजेस्ट करने लग जाएं। अब माइक्रो सर्विस की कम्युनिकेशन की भी आपने फिर बात की, उसमें क्या हो, तो उन्होंने क्या किया था वहां पे कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा बैकएंड जो है वो माइक्रो सर्विस बेस्ड किया था, और उसकी कम्युनिकेशन जो उन्होंने की थी वो क्यूज बेस्ड की थी। क्यू और उन्हें आई एम नॉट श्योर विच क्यू दैट इज यूज्ड, इट वाज ईदर रैबिट एम क्यू और एक्टिव एम क्यू, इन दोनों में से कोई एक थी। और उसके बाद हुआ क्या कि फ्रंट एंड जो है वो उन्होंने प्रॉपरली एंगुलर के अंदर डेवलप करवाया था। उस एंगुलर से जब कोई रिक्वेस्ट आती थी उनकी लोड बैलेंसर के ऊपर, तो लोड बैलेंसर प्रॉपरली उसको ऑर्केस्ट्रेट करता था फर्स्ट माइक्रो सर्विसेज के ऊपर। वहां तक रिक्वेस्ट एचटीटीपी पे जा रही थी, उससे ऑनवर्ड जो रिक्वेस्ट थी वो हमेशा मैसेज बस के ऊपर जा रही थी। तो मैसेज बस मतलब क्यूज के ऊपर जा रही थी, तो क्यू के अंदर लाइक सीक्वेंस बेस्ड जो है वो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है, और फिर उसको फर्दर ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है। एंड डाउन द रोड टूवर्ड द राइट, जब एंड के ऊपर डेटाबेस से डेटा रीड कर लिया गया है, उसको प्रोसेस कर लिया गया है, तो जो रिस्पॉन्स एंगुलर की तरफ जा रहा था वो सिग्नल आर के थ्रू जा रहा था। और उसके अंदर क्या हो रहा था कि वो बेसिकली सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन थी, कि प्रॉपरली जब रिस्पॉन्स रेडी है तो फिर उसके बाद वो सॉकेट के ऊपर, फ्रंट एंड के ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा था। द रीजन वाई दे डिड दैट वाज क्योंकि अब जो फाइनेंशियल डेटा है उसमें ऑब्वियसली आपको प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल क्यूरी की है पिछले 6 महीने का ट्रेडिंग का या स्टॉक का डेटा, तो उसमें आपको कम से कम 5-6 सेकंड, 8-9 सेकंड तो लगेंगे। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट होल्डिंग वन थ्रेड, कि आप वो एक थ्रेड ओपन करके बैठ जाएं, उसके बजाय क्या करें, आप एक रिक्वेस्ट शूट कर दें अपने बैकएंड की तरफ, बैकएंड से रिक्वेस्ट आपकी प्रोसेस होकर जब आएगी तो वो लाइक एसिंक्रोनस वे में आपके फ्रंट एंड के ऊपर आ जाएगी। तो दैट वे उन्होंने पूरे का पूरा अपना जो एप्लीकेशन थी, जो कि पहले एक सिंगल इंस्टेंस एप्लीकेशन चल रही थी, आई थिंक जावा में थी वो, उसको उन्होंने डॉट नेट बेस्ड माइक्रो सर्विसेज विद पाइथन बेस्ड ORM और एंगुलर बेस्ड फ्रंट एंड विद एक्टिव एमक्यू और रैबिट एमक्यू के अंदर उन्होंने इसको किया, और पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो आई थिंक AWS के ऊपर उन्होंने होस्ट किया था। आई होप दैट आंसर्स, इफ इट डजंट प्लीज लेट मी नो। ओके लाइक जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा ज़्यादा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, मुझे आ रही है। जी अच्छा, अगला क्वेश्चन था, जस्ट गिव मी अ मिनट। या We have RFIP of virtual tourism and it is working on PWA. So what are the best testing methodologies we can apply for maintain its speed? कैन यू रिपीट इट? वो कह रहे हैं कि we have RFIP of virtual tourism and it is working on PWA. राइट। So what are the best testing methodologies we can apply to maintain its speed? So basically PWA is just a concept, right? So what you do is you build your own application, and at the same time you just insert the offline capabilities, the installability, so that you can like install your own application on any platform, right? Other than that, the PWA is just your own web application, right? So for example, अगर आप उसको React में लिख रहे हैं तो आप React की टेस्टिंग उसमें यूज करेंगे, या फॉर एग्जांपल अगर आप एंगुलर में उसको लिख रहे हैं तो आप उसको एंगुलर में टेस्ट करेंगे, तो टेस्टिंग आपकी उसमें चलेगी। बट एट द सेम टाइम आप अगर आप फॉर एग्जांपल उसको देखें कि आप PWA वाइज उसको सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं कि वो PWA की रिक्वायर्ड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल करा, तो उसके लिए आप लाइक आई मेंशन लाइट हाउस है, गूगल लाइट हाउस, वो आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर अदर देन दैट आपके पास अगर आपकी एप्लीकेशन इस टाइम प्रोडक्शन के अंदर चली गई है या आपने उसको होस्ट कर दिया हुआ है, तो आप उसको उसमें यूज कर सकते हैं। गूगल कंसोल है, आप उसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप मतलब हर साइट से अगर टेस्ट करने के लिए एक डिफरेंट टूल होगा, डिफरेंट एक लाइब्रेरी होगी, ऑफलाइन भी आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। बट देन अगेन अगर आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करने की बात करें, तो आई थिंक it depends on the framework that you're using for the front end.
रिएक्ट के लिए उसके अपनी टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, एंगुलर के लिए अपना है, एंड सो ऑन। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम इनके साथ जो है क्विज शेयर करते हैं। राइट। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेस्ट लर्निंग अप्रोच मेथड फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट? तो अप्रोच कौन सी बेहतर रहेगी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए? I would suggest first build applications without any library. Like I remember मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया था, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो लाइब्रेरी भी यूज कर लेते हैं। I think that also works. It depends upon you. The core goal is to learn JavaScript, क्योंकि JavaScript ही आपकी आपकी at the end execute होगी आपके ब्राउजर के अंदर। तो I think that's why I just रेकमेंड गोइंग विदाउट अ लाइब्रेरी, ताकि आपको कोड जावास्क्रिप्ट की पहले समझ आ जाए कि जावास्क्रिप्ट के इटसेल्फ इश्यूज क्या हैं, आप क्यों डायरेक्टली चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकते, या अगर आप ज़्यादा प्रोसेसिंग करेंगे तो आपका पेज क्यों स्लो डाउन हो जाएगा। जब आपको ये चीज़ें सारी समझ आ जाए, आपको कनेक्टिविटी समझ आ जाए, तो उसके बाद जो है वो आप फर्दर उसको एक्सटेंड करके इजीली किसी फ्रेमवर्क पे मूव ऑन कर सकते हैं। एंगुलर है और बाकी सारी चीज़ें हैं। चलिए, सही है अफजाल भाई, शुक्रिया फॉर योर लाइक इस वंडरफुल सेशन।